जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 135 की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटरलॉक फंक्शन को डिफाइन किया जो अभी हम देख के आए हैं। तो यहाँ पे ये तब इनको यूज़ किया जाता है जब इंक्रीमेंटेड करना हो, डिक्रीमेंटेड करना हो और एक्सचेंज करना हो। अब इन फंक्शन की अगर बात करें इंटरलॉक फंक्शन की तो ये सिंपलर भी होते हैं और फास्टर भी होते हैं और इजी टू यूज़ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका एक इशू ये होता है कि यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ड्रॉबैक है, यानी उनकी परफॉर्मेंस जो होता है वो लो हो जाती है। कैसे हो जाती है, यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब मेन मेमोरी के अंदर यहाँ पे हम उनको स्टोर करते थे तो वहाँ पे 100 जो होते हैं ना साइकिल वो रिक्वायर होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जरा क्वेश्चन देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन आता है इंटरलॉक फंक्शन आर डैश टू यूज, तो यानी सिंपलर भी है, फास्टर भी है और इजी टू यूज भी है। सेकंड नंबर पे जो पूछते हैं एमसीक्यूज फॉर फाइनल टर्म हैव अ परफॉर्मेंस डिसएडवांटेज सिंस दे क्रिएट ए मेमोरी बैरियर। तो इंटरलॉक फंक्शन जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर फाइनल टर्म राइट इंटरलॉक एपीआई। अब इंटरलॉक एपीआई में वो क्या होता है कि समटाइम आपको पूछ लेते हैं इंटरलॉक इंक्रीमेंट की पूछ लेते हैं या समटाइम इंटरलॉक डिक्रीमेंट की पूछ लेते हैं या दोनों ही पूछ लेते हैं। तो आपने इनको देख लेना है। यहाँ पे सबसे पहले इनकी रिटर्न टाइप की बात करें तो लॉन्ग है, दोनों की ही लॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या है कि इनके आर्गुमेंट की बात करें तो दोनों को सेम आर्गुमेंट है। यहाँ पे देखें एड इन इज ए पॉइंटर टू किसे लॉन्ग वोलेटाइल, तो ये दोनों के सेम आर्गुमेंट है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एपीआई का नेम चेंज है। यहाँ पे देखें इंटरलॉक इंक्रीमेंट और यहाँ पे देखें तो सिर्फ डिक्रीमेंट है, सिर्फ यही फर्क है दोनों एपीआई में। तो आपने इन दोनों चीज़ों को याद कर लेना है। और यहाँ पे एक और एमसीक्यू आता है वो आप ये देख लीजिए, इंटरलॉक इंक्रीमेंट टेक्स अ 32 बिट साइंड वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट विच शुड बी प्लेस्ड इन मेमोरी एट दी। तो ये कितनी बाउंड्री पे होना चाहिए, 4 बाइट बाउंड्री पे होना चाहिए। ये एमसीक्यूज भी आप देख लीजिएगा। टॉपिक 136 की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकल एंड ग्लोबल स्टोरेज। ग्लोबल स्टोरेज वो होती है कि जो हर मतलब जितने भी थ्रेड हैं, प्रोसेसर हैं, सबको एक्सेसिबल, जो भी इसके ऊपर वर्किंग करना चाहता है वो कर सकता है। और लोकल जो होती है ना वो ये होती है कि जो भी थ्रेड या प्रोसेसर वर्किंग कर रहे हैं ना सिर्फ उसी को एक्सेसिबल होती है, उसके अलावा किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होती। तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ यही बताया कि आपने किसी वेरिएबल को कब लोकल करना है, कब ग्लोबलाइज करना है। तो यहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि थ्रेड कोड जो है ना जब आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल स्टोरेज आपने लोकल स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करने। यानी अगर आप चाहते हैं कि थ्रेड के लिए किसी खास के लिए लिख रहे हैं तो उसे क्या करें, थ्रेड स्पेसिफिक डाटा के लिए ही यूज़ करें, ना कि उसे आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे कह रहे हैं इफ़ अ ग्लोबल वेरिएबल यूज टू स्टोर थ्रेड स्पेसिफिक डाटा देन इट विल बी यूज बाय अदर थ्रेड एज वेल। तो आप क्या करते हैं कि आप जब थ्रेड की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं कि उसको ग्लोबल वेरिएबल एज ए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो उसमें है वो थ्रेड स्पेसिफिक डाटा, लेकिन वहाँ पे जो बाकी थ्रेड हैं वो भी उसको यूज़ कर सकेंगे और इससे जो परफॉर्मेंस है या ड्रॉबैक जो बाकी हैं ना वो अक्कर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एमसीक्यूज देख लें। सबसे पहले पूछते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन फॉर गुड थ्रेड कोड स्टोरेज शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ लोकल स्टोरेज। तो ग्लोबल स्टोरेज आपने लोकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करनी। सेकंड एमसीक्यूज की बात करें, इफ अ डैश इज यूज टू स्टोर थ्रेड स्पेसिफिक डाटा अदर थ्रेड विल आल्सो यूज इट। तो जब आप ग्लोबल वेरिएबल उसे यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे दूसरे जो थ्रेड होंगे वो भी उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई कि एक वेरिएबल को कब आपने लोकल रखना है, कब आपने उसको ग्लोबल रखना है। तो जब किसी वेरिएबल के अंदर थ्रेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो आपने क्या करना है, इसको लोकल रख देना है। लेकिन इसी तरह अगर आपको पता है कि दूसरे जो थ्रेड है उनको भी एक्सेस करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको लोकल रखने के बजाय ज़्यादा बेटर है कि आप उसे ग्लोबल रख दें। यानी कि जहाँ पे सारे थ्रेड उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यही बेटर है ना कि हम उसे ग्लोबल रख दें ताकि जो भी थ्रेड उसको एक्सेस करना चाहता है वो कर सकें। तो यहाँ पे एमसीक्यूज देख लें, मेक अ वेरिएबल, तो यहाँ पे उस वेरिएबल को हमने लोकल करना है जिसमें थ्रेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी खास थ्रेड की इन्फॉर्मेशन हो। और सेकंड एमसीक्यूज की बात करें, इफ़ वी नो द इन्फॉर्मेशन इन अ वेरिएबल विल बी यूज बाय अदर थ्रेड। तो जब दूसरे थ्रेड भी उसे यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे ग्लोबल रख देंगे। टॉपिक 137 की बात करें, यहाँ पे है हाउ टू राइट थ्रेड सेफ कोड। सबसे पहले तो ये देख लें थ्रेड सेफ कोड होता क्या है। तो थ्रेड सेफ कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा थ्रेड सेफ कोड होता है यानी कि अगर किसी थ्रेड का कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पे अगर सिंक्रोनाइजेशन इशू इंट्रोड्यूस नहीं होता यानी कि सिंक्रोनाइजेशन जो इशू है ना वो पेश नहीं आता तो यहाँ पे इसको थ्रेड सेफ कोड कहा जाता है।
अब इस टॉपिक को आपने अच्छे से देख लेना, ये एमसीक्यूज में भी आता रहता है और शॉर्ट या लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट या लॉन्ग में आपको ऐसे आ सकता है को आपको ये कह सकते हैं कि थ्रेड सेव कोड कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो पहला पॉइंट है वो ये है कि वेरिएबल दैट आर रिक्वायर्ड लोकली शुड नॉट बी एक्सेसिबल ग्लोबली। तो अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जो वेरिएबल आप चाहते हैं कि वो उसमें थ्रेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो उसे लोकली आपने यूज़ करना है, तो वहाँ पे उसको आप ग्लोबल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करें। सेकेंड नंबर पे इफ़ फंक्शन इज बीइंग यूज बाय सेवरल थ्रेड। तो यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जो बहुत सारे थ्रेड यूज़ करे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें थ्रेड की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे आप उस थ्रेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाला जो वेरिएबल है ना उसे आप थ्रेड डेडिकेटेड डीएस के अंदर स्टोर करें। अब आप उसे ग्लोबल मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करें, तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें, अवॉइड रेस कंडीशन। रेस कंडीशन का मतलब होता है कि कोई भी थ्रेड होता है ना किसी दूसरी चीज़ के लिए, जैसे किसी प्रोसेसर के लिए, किसी मेमोरी के लिए वेट ही करता रहे और वो चीज़ उसको अवेलेबल ही ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी, इफ सम रिक्वायर्ड वेरिएबल आर अनइनिशियलाइज्ड देन क्रिएट सस्पेंडेड थ्रेड अंटिल वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे आपने उनकी वैल्यू है ना वो सेट ही नहीं की, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर यही है कि आप उसको जो सस्पेंडेड स्टेट के अंदर क्रिएट करें ताकि अपने वो इनिशियलाइजेशन का वेट ना करते रहें। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, थ्रेड शुड नॉट चेंज द प्रोसेस इन्वायरमेंट। तो किसी भी थ्रेड को जो प्रोसेस इन्वायरमेंट है ना उसे चेंज नहीं करना चाहिए। और पॉइंट फिफ्थ की अगर बात करें तो वेरिएबल जिन्हें आप शेयर कॉमन रिसोर्स के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें आप या तो ग्लोबल रखें या स्टैटिक रखें, और ये जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं ये इंटरलॉक मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यूज देख लें। सबसे पहले जो एमसीक्यूज आता है, व्हेन मोर देन वन थ्रेड कैन रन द सेम कोड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग सिंक्रोनाइजेशन इट इज सेड टू बी थ्रेड सेव। तो जब उसमें सिंक्रोनाइजेशन इशू नहीं आता तो वहाँ पे उसे थ्रेड सेव कोड कहा जाता है। सेकंड एमसीक्यू जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है, डैश वेरिएबल शुड नॉट बी एक्सेसिबल ग्लोबली। तो जिनकी ज़रूरत है कि आप लोकल उनको उनको यूज़ करने की ज़रूरत हो तो आप उनको ग्लोबली यूज़ नहीं करें। थर्ड नंबर पर जो एमसीक्यूज आता है, इफ़ एनी नीडेड वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज देन क्रिएट सस्पेंडेड। तो यहाँ पे जब हमने क्या किया कि न्यू थ्रेड उसको क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे उनको इनिशियलाइज नहीं कर रहे, उनकी वैल्यू कोई नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उनको सस्पेंडेड स्टेट के अंदर क्रिएट करें। और पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करें तो यहाँ पे जो आता है, थ्रेड शुड नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे किसको चेंज नहीं करना चाहिए, प्रोसेस इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करना चाहिए। टॉपिक 138 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से देख लें। यहाँ पे 2-3 एमसीक्यू जो आते हैं कुछ इस तरह से आते हैं, ए थ्रेड वेट फॉर द अदर थ्रेड टू। तो ये किसके लिए वेट करता है, टर्मिनेट करने के लिए वेट करता है। इस तरह सेकंड एमसीक्यूज की बात करें, यहाँ पे म्यूटेक्स सेमाफोर इवेंट्स एंड क्रिटिकल सेक्शन द फोर सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय। तो ये कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पे लास्ट जो एमसीक्यूज आता है, व्हेन यूजिंग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स देयर आर ऑलवेज इनहेरेंट रिस्क। तो कौन से रिस्क हैं, डेड ब्लॉक से रिस्क हैं। टॉपिक 139 की बात करें तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग भी आ सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझें क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। क्रिटिकल सेक्शन नेम से ही ज़्यादा क्रिटिकल यानी कि ख़तरनाक हालत में। तो ये जो हिस्सा ना ये सिर्फ कुछ ही लोगों को या कुछ ही चीज़ों को एक्सेसिबल होना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब ही यही कि क्रिटिकल कोई बहुत ही खास, कोई बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, तो अगर हर कोई इसको एक्सेस कर लेगा तो वहाँ पे इशू आ सकता है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना ये सिर्फ एट द सेम टाइम, मतलब अगर कोई खास टाइम है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड या प्रोसेसर इसको एक्सेस करना चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम सिर्फ एक थ्रेड, एक से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, इसको एक्सेस नहीं कर सके, तो इसलिए इसको क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे जस्ट सोच के कि यहाँ पे थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3, थ्रेड 4 है, तो सारे इसको एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये 2 या 3 यहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे इसको एक्सेस करने की कोशिश करते रहेंगे और एक खास मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, तो यहाँ पे सिर्फ एक थ्रेड जो है ये इसको एक्सेस कर सकेगा, इसके ऊपर वर्किंग कर सकेगा। और जब वहाँ पे यह क्या करता है, यहाँ पे लीव करने के बाद इसको लेफ्ट कर जाता है, तो वहाँ पे जो बाकी थ्रेड होंगे उसको एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ आप पॉइंट्स समझ। सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक जो थ्रेड होता है ना वो अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, एक थ्रेड के अलावा कोई और इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह ये ओनली वन थ्रेड एट ए टाइम कैन बी इन दी CS वेरिएबल, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ही थ्रेड हो सकता है। और इसी तरह ये भी यहाँ पे पॉइंट है, व्हेन अ थ्रेड वांट टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन इट मस्ट कॉल, यानी कि सबसे पहले जो जब इसके अंदर आना चाहता है ना तो इंटर क्रिटिकल सेक्शन, इस API को उसे कॉल करना पड़ेगा। और जब इसे व्हेन इट लीव्स इट शुड कॉल लीव क्रिटिकल सेक्शन, जब लीव करता है तो लीव क्रिटिकल सेक्शन को इसे कॉल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे समझे जब ये यहाँ पे थ्रेड इनको एक्सेस करना चाहता है ना, तो सबसे पहले एंटर क्रिटिकल सेक्शन सबको कॉल करना पड़ेगा। अब जो इसको एक्सेस कर सकेगा ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद क्रिटिकल सेक्शन को हासिल कर सकेगा, इसको एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पे जब अपनी वर्किंग करेगा ना, तो यहाँ पे वाइल ट्रू रखेगा। अब जैसे ही फॉल्स करेगा तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये इसको लीव करके जा रहा है और वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो बाकी थ्रेड है इसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक ये ट्रू होगा यहाँ पे इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। और जब यहाँ पे जस्ट फोर्स के थ्रेड 1 इसको एक्सेस कर रहे हैं ना, तो जब ये लीव करना चाहता है तो लीव क्रिटिकल सेक्शन इस एपीआई को उसे कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, इफ़ वन थ्रेड हैज़ एंटर्ड द CS यानी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया है तो इट कैन एंटर अगेन, तो ये दोबारा भी आ सकता है। विंडोज़ मेंटेन अकाउंट और थ्रेड विल हैव टू लीव एज मैनी टाइम एज इट एंटर। तो यहाँ पे क्या है, एज मैनी टाइम्स एज इट एंटर्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक थ्रेड जो है क्रिटिकल सेक्शन में कितने नंबर ऑफ टाइम भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विंडोज़ एक उसका काउंट मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे क्या है कि थ्रेड को जितनी बार भी इसके अंदर आना है ना, तो वहाँ पे उससे पहले उसको लीव करना पड़ेगा। यानी अगर एक बार आ गया ना, तो अगली बार आने के लिए उसे सबसे पहले इसको लीव करना पड़ेगा, फिर ही दोबारा आ सकता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे थ्रेड 1 आ गया ना, यहाँ पे इसकी वर्किंग करता है और उसके बाद इसको लीव करके चला जाता है। तो यहाँ पे कोई और थ्रेड इसको एक्सेस करने की कोशिश करने लग जाता है और कोई और थ्रेड इसको एक्सेस करेगा, यूज़ करेगा और फिर लीव कर जाएगा। तो ये जो दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करता रहेगा। अब जब दोबारा से एक्सेस होगी तो यहाँ पे फिर से इसके अंदर दोबारा से आ सकता है, लेकिन दोबारा से आने से पहले क्या है कि इसे इसको लीव भी करना पड़ेगा। तो ये जो थ्रेड है इसमें 10 टाइम भी आ सकता है, 100 टाइम भी आ सकता है, कितने नंबर ऑफ टाइम भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी, क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम सिर्फ एक थ्रेड होगा, इससे ज़्यादा थ्रेड बिल्कुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इसकी एपीआई ज़रा देख लें। यहाँ पे इसकी एपीआई जो होती है ना, वो सबसे पहले तो ये होती है इनिशियलाइज क्रिटिकल सेक्शन, यानी क्रिटिकल सेक्शन को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसकी रिटर्न टाइप की बात करें तो वॉइड है। अब यहाँ पे क्या इसका जो आर्गूमेंट है ना, यहाँ पे क्या है एलपी क्रिटिकल सेक्शन और इसकी जो टाइप है ना वो यहाँ पे एलपी क्रिटिकल सेक्शन है। अब जो सेकंड है ना, यहाँ पे इनिशियलाइज की थी, तो यहाँ पे जो सेकंड है वो है डिलीट क्रिटिकल सेक्शन की। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो सेम होगी, सिर्फ यहाँ पे नेम का फ़र्क होगा। यहाँ पे इनिशियलाइज होगा और यहाँ पे डिलीट क्रिटिकल सेक्शन हो गए। यहाँ पे इनकी रिटर्न टाइप भी सेम है, यहाँ पे इनके जो आर्गूमेंट है वो भी सेम है। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी, ये हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। तो यहाँ पे एक और एपीआई है ट्राई एंटर क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये थ्रेड यहाँ पे कर रहा होगा ना कोशिश यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे किसको कर रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले ट्राई एंटर क्रिटिकल सेक्शन। तो इसके लिए ये एपीआई यूज़ कर रहा होगा और यहाँ पे आर्गूमेंट बिल्कुल ऊपर जो हमने देखा ना, बिल्कुल वही का वही आर्गूमेंट है। यहाँ पे सिर्फ इसकी रिटर्न टाइप चेंज है, बूल है। तो यहाँ पे इसके बाद जब इसको एंट्री मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे कॉल करेगा एंटर क्रिटिकल सेक्शन, तो इस एपीआई के थ्रू उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। टॉपिक 140 की बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम सा दिया हो, तो इस तरह के नहीं आते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 141 पे। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक दो एमसीक्यूज आते हैं, सिर्फ इसे भी एमसीक्यूज के लिहाज से देख लें। यहाँ पे सबसे जो पहले एमसीक्यूज आता है, विद इन द क्रिटिकल सेक्शन ऑल द वेरिएबल मस्ट बी गार्डेड बाय। तो ये किस चीज़ से गार्ड किए जाते हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट से किए जाते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज की बात करें, फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू वर्क, तो इसे वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, शेयर वेरिएबल मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय ए सिंगल ऑब्जेक्ट अक्रॉस ऑल थ्रेड्स। तो इसके साथ ही हमारे वीक नंबर 12 के जो टॉपिक है ना वो ख़त्म हो जाता है।